हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग ने पिछले क्लास में क्लास 10 का मैथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझते हैं, फिर आगे इसको अच्छे से और भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हल तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। q कोई नंबर है, q कोई नंबर है, लेकिन नंबर भी कैसा, ध्यान दीजिएगा, नंबर कैसा, कोई भी हो सकता है पूर्णांक, लेकिन पॉजिटिव का यहाँ पे होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब कि धनात्मक होगा। q कोई जो नंबर है, प्लस का कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा। ठीक है, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, लेकिन प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक बोला है। ऋणात्मक बोलता तो माइनस का हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धनात्मक बोला है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो हल में ध्यान दीजिएगा, देखने में क्या लग रहा है, 6q+1 6q+3 6q+5, यहाँ पे लिख ही देते हैं 5, ये सब लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास यूक्लिड विभाजन पर मेका पढ़े थे, जिसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। तो देखिए b की जगह पे हमें कितना दिख रहा है, इसको हम ऐसा समझते हैं bq+r, a बराबर, ठीक है। तो b की जगह पे हमें कितना मिल रहा है, 6, q का q, और r की जगह पे 1 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, और भी होगा, इसमें 0 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, लेकिन उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। ये सारा का सारा a बराबर है, किसके बराबर, a, और a कैसा नंबर है, धनात्मक विषम पूर्णांक। एक ऐसा नंबर है धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन में करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है, 6q+1 6q+3 6q+5। यहाँ पे हम चलते हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 है, b बराबर 6। माने एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अब b बराबर सब में 6 6 दिख रहा है तो 6। ठीक है, q का q तो मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, हम माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 हम मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का। ठीक है, इसमें एल्गोरिथम लिख देते हैं। रिथम से अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, तो इसमें होता है a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। तो ध्यान दीजिए, जहां 0 जो है r के बराबर ही हो सकता है, r 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से r छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा बनेगा, 6q+r। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा, a बराबर b के जगह हम 6 लिख दें, q का q, r का r। तो कहता r का जो वैल्यू है b से छोटा होगा, r का वैल्यू जो है b से छोटा होगा। तो b का वैल्यू है कितना, b का वैल्यू है कितना, 6 है, इसीलिए r का वैल्यू 6 से छोटा, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसीलिए r का संभावित मान 0 1 2 3 4 और 5 है। इतना क्लियर है, r का संभावित मान कितना, 0 1 2 3 और
3, 4 और 5 है, क्योंकि 20 हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब आगे चलते इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो विषम सब सारा इसमें हम बताएंगे। ठीक है, यदि r बराबर 0 हो, यदि r बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो विकलित विभाजन पद में कैसे नहीं चलेंगे। a बराबर क्या था, bq प्लस r पे कितना है 6q प्लस r के जगह पे कितना 0, तो क्या आया a बराबर 6q, क्या आया 6q। इसको हम ना इसमें हम क्या करेंगे, दो कॉमन लेंगे, नहीं भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम ले रहे हैं। दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3q बचेगा, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ध्यान दीजिएगा, यदि r बराबर 1 हो, r बराबर 1 हो तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 1। इसमें हम दो कॉमन नहीं ले सकते, इसमें तो दो कॉमन है लेकिन इसमें है नहीं, तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। यदि 0 और 1 हो गया, इस पर कौन चलेंगे 2, r बराबर 2, तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस 2। इसमें दोनों में दो दो कॉमन है तो हम कॉमन निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 1 आएगा, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। दो कॉमन क्यों ले रहे हैं ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक है, यदि r बराबर 3, कितना 3, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा a बराबर 6q प्लस 3। इसमें से दो कॉमन है लेकिन इसमें दो कॉमन नहीं है, तो इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते, ये हो गया हमारा 4। यदि r बराबर 4 हो तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 4। ये में भी दो कॉमन है, इसमें भी दो कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है ना, यदि r बराबर 5 हो तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 5। इसमें तो दो कॉमन है लेकिन इसमें दो कॉमन नहीं है, तो इसमें दो कॉमन नहीं है, समीकरण 6। अब समझते हैं दो कॉमन हम क्यों ले रहे थे। ठीक है ना, हमें यहाँ पे चाहिए कैसा पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। प्लस का तो होना चाहिए लेकिन साथ में हमको क्या चाहिए, विषम चाहिए। विषम उसको कहते हैं जो दो से पूरा पूरा ना कटे, और सम उसको कहते हैं जो दो से पूरा पूरा कट जाए। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे जब हम r बराबर 0 लिए तो हमारे पास क्या आया 6q, जिसमें से दो कॉमन लिए दो कॉमन लिए तो हमारा क्या 2 इंटू 3q। जब इसको हम 2 से भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, जो कि रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा 3q। तो ये 2 से कट जा रहा है, इसलिए क्या है सम है। क्या है, सम है। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं सम तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, r बराबर 1 लिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 6q प्लस 1। इसको जब 2 से हम भाग देंगे तो नहीं कटे, क्योंकि इसमें दो कॉमन है ही नहीं, इसका दो गुणनखंड है ही नहीं, इसलिए क्या है विषम है। जब हम 2 लिए, r बराबर 2 लिए तो इसमें दो कॉमन हो गया, देखिए यहाँ पे। तो जब हम 2 से इसको भाग लगाएंगे 2 से जब हम इसको भाग लगाएंगे 2 से तो कट जाएगा, तो जब 2 से 2 कट मतलब 2 से कोई नंबर कट जा रहा है तो वो क्या होता है सम होता है, इसलिए ये भी क्या है सम है। कहाँ गया, हाँ ये भी क्या है सम है। 3 लिए तो इसमें दो तो कॉमन नहीं थे तो ये विषम हो गया। उसी तरह से इसमें भी दो कॉमन है, ये सम हो गया, इसमें दो कॉमन नहीं थे इसलिए विषम है। अब यहाँ पे हमको एक डाटा, यहाँ तक होने के बाद कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक डाटा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए आगे यहाँ क्या है समीकरण 1, 3, 6 क्या है समीकरण 1, 3, 6 सम पूर्णांक है, तथा समीकरण 2, 4 2 नहीं 2,
4 और 6 विषम पूर्णांक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 के रूप का होता है। बस यही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण कौन सा है 5 एक सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। और समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 एक विषम पूर्णांक है। क्या है? देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान समझिएगा, 1, 3, 5 ये हमारा सम है, 3 भी सम है और 5 भी सम है। तो ये हमारा एक सम पूर्णांक है। और 2, 4, 6 2, 4, 6 एक विषम पूर्णांक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे एकदम लास्ट में डाटा लिख देना है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं देखते हैं, कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। समझ में आया? एक बार और स्पीड में हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देते हैं। यहाँ पे बोला था दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम माना कि ए कोई धनात्मक, हम मान लें कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे बी के लिए अवस्था में हमें कितना देखा 6 थे, इसीलिए और हम b = 6 मान लिए। तो जब हम माने तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहता है कि a = b³ + r। तो यहाँ पे b = 6 आ गया। तो हम जानते हैं कि r का वैल्यू 6 से क्या होता है? छोटा होता है। इसीलिए r का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। अब एक एक करके इसमें से सारे वैल्यू को हम लेते जाएंगे। r और अब 0, 1 ऐसे करते करते 5 तक हम गए। जिसमें 2 कॉमन है वो सम है, जिसमें 2 कॉमन नहीं है वो हमारा क्या है? विषम है। अब वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 में 2 कॉमन है, 3 में 2 कॉमन है, 5 में 2 कॉमन है, इसलिए क्या है? सम है। ये सम में कोई भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, इसलिए क्या है? विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक। इसलिए हम कह रहे हैं अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, ठीक है। आप इसको लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक आप लोग इसको उतारिए। आइए हम लोग अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। तो हम लोग सेकंड समझ लिए, अब चलते हैं थर्ड समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए हल करते हैं इसको, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना को आर्मी की टुकड़ी को, देखिए तो इसमें जो है ना 616 सेना है यानी आर्मी है, ठीक है। और टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, मतलब 32 सदस्य और है जो उनके पीछे इनको क्या करना है? मार्च करना है यानी परेड करना है, ठीक है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, मतलब दोनों का स्तंभ सेम होना चाहिए, दोनों का स्तंभ सेम होना चाहिए, ठीक है। करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो ऐसे कितने स्तंभ हैं जिसमें वो परेड यानी मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दिया, अधिकतम संख्या बोला है SCF। SCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब अधिकतम और बाकी संख्या ये सब आ जाएगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? SCF निकालना है। तो SCF निकालने के 3 तरीके हैं। एक बचपन में जो हम लोग भाग विधि पढ़े थे तो वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बचे 2, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक और है जो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूक्लिड या कोई भी अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों में से किसी एक से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए हम इनमें
सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने सदस्य है, 616। तो देखेंगे इसमें हम लिखेंगे आर्मी के 600 सदस्यों, आर्मी के 616 सदस्यों वाली टुकड़ी, और फिर आर्मी का ही है बैंड वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें क्या निकालना है, एससीएफ तो निकालना है, एससीएफ तो निकालना है किसका, 616 और 32 का, यही निकालना है, और इसमें अष्टम बताना है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बना लेते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पे 616, ठीक है, 2 से काटेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास 3008, मतलब 308, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 15/4, भाग तो आप लोग को आता ही होगा, देखिए 3 दूना 6, ठीक है, ऐसे काटने हैं, 2 तिया 6, इससे एक छोटा इसलिए 0, और 2 8 16, ठीक है। इस तरह से देखिए, एक फिर इसमें से एक आ जाएगा, फिर 10 5 फिर 8 का, इस तरह से, ठीक है ना। फिर इसमें आ जाएगा हमारा 7 7, फिर आ जाएगा 7 11, क्योंकि 7 का टेबल में आएगा, क्योंकि 2 से काटने के बाद 77 आया, 77 अब न 2 के टेबल में आता है, न 3 के टेबल में आता है, न 4 में, न 5 में, न 6 में, ना फिर उसके बाद 7 में आता है, इसलिए 7 से, लेकिन 7 से कितने बार में कटेगा, 11 बार में, फिर 11 से एक बार में, ठीक है। इसी तरह से अब 32 को काटेंगे हम लोग 16 बार में, फिर 8 बार में, 8 दूना 16, फिर 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, और फिर 2 1 कम 2, क्लियर है। अब नीचे लिखेंगे 616, क्या क्या आया है वो हम लोग लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11, उसके बाद क्या है, 1 है, 2 3 तो है, 7 11 7 11 1, 1 को नहीं छोड़ना है, 1 को लिख कर ही चलना है, ठीक है। अब 32 लिखते हैं, 32 में है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 को छोड़ना नहीं, उसको भी लिखेंगे। लेकिन एससीएफ कहता क्या है, एससीएफ कहता क्या है, एससीएफ क्या कहता है, एससीएफ कहता है कि दोनों में जो मैच करता है, दोनों में जो मिलता है, वही एससीएफ होता है। अब मिलने वाले इसमें भी है, ये है, ये है, ये है, और ये है, बाकी ये सब मैच नहीं कर रहा। अब लेकिन इसमें 2 ठो है, तो इन दोनों में से एक ही को हम वहां पे लिखेंगे, तो इसमें से एक लिखेंगे, इसमें से एक लिखेंगे, इसमें से एक लिखेंगे, और इसमें से एक लिखेंगे। तो देखिए वहां पे एक ये हो गया, एक इसमें से लिखेंगे, एक इसमें से लिखेंगे, और एक इसमें से लिखेंगे, लिख दिए। अब जब हम निकाले तो कितना आया हमारे पास, 8 आया। ऐसे 8 स्तंभ है, ऐसे 8 स्तंभ है, जिसमें वो 616 सदस्य वाले जो आर्मी की टुकड़ी है, जो 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे वो परेड यानी मार्च कर सकते थे। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, अतः कुल स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या 8 है, जिसमें जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्लियर, इतना तक समझ में आया। इसको एक और स्पीड में हम लोग समझ लेते हैं, ऐसे उम्मीद करते समझ में आया हो, लेकिन फिर से हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे अधिकतम संख्या बोलते, इसलिए एससीएफ हमको पता चल के एससीएफ निकालना है, ठीक है। एससीएफ किसका, 616 और 32 का, ठीक है। तो इसमें हम ना अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले, इसमें हम इक्वलिट विभाजन से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला नहीं कि कौन मेथड से निकालना है, लेकिन भाग विधि को छोड़ रही थी कि वो बचपन का चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे 616 का गुणनखंड निकालने तो ये आया, और 32 का निकालने तो ये आया।
HCF उसी को लिखते हैं वहां पे जो मैच करता है, उन दोनों में से एक ही को लिखना है। ये दो ठो है, इसमें से एक ही लिखेंगे, इसमें से भी एक ही लिखेंगे, इसमें से भी एक ही लिखेंगे, और इसमें से भी एक ही लिखेंगे। और एक चीज, HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जब भी निकालिएगा ना 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, यहाँ पे तो 2 नंबर था, ठीक है। तो HCF हमेशा इन दोनों से, या 3 भी रहेगा तो इन तीनों से हमेशा छोटा आएगा, नहीं तो इन दोनों में से जो छोटा रहेगा उसके बराबर भी आ सकता है। हमारे कंडीशन में इन दोनों से छोटा आया है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे वाले के बराबर आ जाता है, ठीक है। HCF कभी भी ये दोनों से बड़ा नहीं आ सकता, हमेशा छोटा नहीं तो छोटे वाले के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आया, तो कुल स्तंभों की संख्या 8 है जिसमें वो मार्च कर सकते, यानी परेड कर सकते 32 सदस्यों के पीछे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये समझे होंगे, ठीक है। हम लोग आज 3rd क्वेश्चन कर लिए, अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो 4th और 5th कर लेंगे, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये आप लोग समझोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।